गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो लास्ट क्लास में हमने रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किया था और रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से फैक्टर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करते हैं ये सब फैक्टर को हमने डिस्कस कर लिया था। इसी रिएक्शन मैकेनिज्म में हम एक नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या होते हैं? ये ऐसे ग्रुप होते हैं जब इस सबस्ट्रेट के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो ये लीव कर जाते हैं। लीव कर जाते हैं मतलब साथ छोड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, जो कोर बेस वो बहुत बड़े ग्रुप लिविंग ग्रुप। ठीक है, और हमारा नारा है जो पुअर बेस मतलब स्ट्रॉन्ग एनाइन जो अपना स्ट्रॉन्ग एनाइन होता है वो एक वीकर बेस होता है और अगर वो वीकर बेस होगा तो एक बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। ठीक है, तो देखिए जब भी आप किसी कंपाउंड को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद अगर वो एनाइन स्टेबल बनाता है तो इसका मतलब वो एक बहुत बढ़िया गुड लिविंग ग्रुप होगा। वो एक पुअर बेस होगा और पुअर बेस एक बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है। जैसे हम यहाँ पे लिविंग ग्रुप एबिलिटी चेक करते हैं, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। कोई लिविंग ग्रुप जितने जल्दी लीव करेगा उतना ही फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई लिविंग ग्रुप जितने जल्दी लीव करेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। जैसे मेरे पास गिवन है, मान लीजिए R1 एल्कोक्सी OH नेगेटिव एंड फिनॉक्साइड। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सबसे बेटर जो लिविंग ग्रुप होगा, अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है? एल्कोक्सी, फिर हाइड्रोक्साइड है, फिर फिनॉक्साइड। लास्ट लेक्चर में हमने सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर सब चीजें हम देख चुके हैं। तो हमने देखा था कि आरओ सबसे स्ट्रॉन्ग बेस था और पीएचओ अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो इन तीनों में सबसे वीक बेस होगा। तो जो वीक बेस होगा वो उतना ही बढ़िया लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो रेट की अगर मैं बात करूं तो सबसे बेटर जो लिविंग ग्रुप होगा वो आपका फिनॉक्साइड, फिर हाइड्रोक्साइड, फिर एल्कोक्सी एनाइन। इसी तरह अगर मेरे पास है CF3CO नेगेटिव और CH3CO नेगेटिव, तो इन दोनों में अगर हम देखें तो दिस CF3CO नेगेटिव एक बेटर, एक बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये CF3 ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। दो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और माइनस आई इफेक्ट लगेगा फ्लोरीन का, जिसकी वजह से ये जो आपके पास CF3CO नेगेटिव होगा ये एक ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होगा एज कंपेयर टू CH3COO नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह कुछ और बेस हम देखते हैं, जैसे मेरे पास है CF3
SO3 है। इसका नाम है भाई ट्रिफ्लेट और इसको हम सुपर बेस भी बोलते हैं। सुपर बेस क्यों बोलते हैं? एक तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जो आपका F है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो माइनस इफेक्ट से इस नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो इसको सुपर बेस बोला जाता है। इसी तरह C4 F9 SO3 इसको भी सुपर बेस बोला जाता है। एक और बहुत बढ़िया हम यहाँ पे लिविंग ग्रुप देखने वाले हैं टॉसाइल। ठीक है, सुपर बेस से दिस इज सुपर लिविंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं टॉसाइल। ये जो लिविंग ग्रुप होता है इसका नाम होता है टॉसाइल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं PSO9। इसमें अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं टॉसाइल TS। ठीक है, और टॉसाइलेट इस पूरे लिविंग ग्रुप का जो नाम है वो है आपके पास टॉसाइलेट। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे लिविंग ग्रुप का ऑर्डर लें स्ट्रॉन्ग से वीक, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे जो बेस्ट लिविंग ग्रुप है, सबसे जो बेटर लिविंग ग्रुप है वो है आपके पास यहाँ पे C4 F9 SO3 नेगेटिव, फिर CF3 SO3 नेगेटिव। इसी तरह इस टॉसाइलेट की सीरीज में अगर मैं CH3 की जगह NO2 ग्रुप लगाऊं तो उसको बोला जाता है नोसाइलेट। उसको क्या बोला जाता है? नोसाइलेट। इसका नाम है नोसाइलेट। अगर मैं NO2 की जगह Br ग्रुप लगा दूं तो उसको बोला जाएगा ब्रोसाइलेट। इसका नाम है ब्रोसाइलेट। फिर अगर इस पे कोई भी ग्रुप ना लगा हो, इसके ऊपर कोई भी ग्रुप ना लगा हो तो इसको बोला जाएगा बेसाइलेट। फिर बेसाइलेट के बाद डिस्टोसाइलेट and then CF3 CO नेगेटिव और CH3 C। ठीक है, तो ये ऑर्डर भी आप लोगों को पता होना चाहिए लिविंग ग्रुप। सबसे बढ़िया अगर आप इनमें कंपेयर करें तो ये सुपर लिविंग ग्रुप कहलाते हैं। इनको क्या बोला जाता है?
सुपर लिविंग ग्रुप। तो सबसे फास्ट लीव करेगा और ये सबसे पुअर लिविंग ग्रुप यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह एक और चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो आयोडीन होता है, दिस आयोडाइड इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल as well as strong nucleophile as well as strong, या इसको बोलेंगे आप strong nucleophile as well as strong living, ठीक है। ये strong nucleophile के साथ साथ एक अच्छा strong, या आप बोल सकते हैं good living, ठीक है। जो आपका आयोडाइड आयन है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी माना जाता है। तो इसको नोट बना लीजिए, आयोडाइड आयन के लिए ये चीज आप लोग ध्यान रखें, ठीक है, क्लियर है। जो आपका आयोडीन है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी माना जाता है, ठीक है, क्लियर है। याद रखेंगे इस चीज को। चलो इसको कॉपी करें, फिर चलते हम आगे। अब कुछ बैड लिविंग ग्रुप होते हैं, उनको भी हम गुड लिविंग ग्रुप बना सकते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं some poor living group can be made good living group। जैसे मेरे पास है अल्कोहल, ठीक है, RH। अब आपको पता ही होगा भाई यहाँ से OH को मैं ले लेगा, क्योंकि OH इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो ऐसे पुअर लिविंग ग्रुप को हम गुड लिविंग ग्रुप बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं इस अल्कोहल का भाई प्रोटोनेशन करा, क्या करा दूं? प्रोटोनेशन करा, तो क्या हो जाएगा? इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो जाएगा, ये क्या करेगा? H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे R(OH2)। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो दिस OH2 इज ए गुड लिविंग एज कंपेयर टू दिस OH। OH क्या था? आपका एक पुअर लिविंग ग्रुप था, तो हमने पहले इसका प्रोटोनेशन कराया, फिर इसको एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया। दिस H2 इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास? R+ प्लस H2। तो हम जो हमारे पास, अगर हम OH को सीधा निकाल देते हैं यहाँ से, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो लिविंग ग्रुप होता है वीक बेस इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। लेकिन अब अपने को पता है OH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस इज ए पुअर लिविंग ग्रुप। तो मैंने क्या करा? पहले इस OH का प्रोटोनेशन कराया, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या हो जाएगा? अब ये एक गुड लिविंग ग्रुप बन चुका है, ये बॉन्ड आसानी से यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, और अपने पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? कोई R+ कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके इसके ऊपर अटैक करेगा, और यहाँ पे आपके पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं इस R(OH) को टोसाइल क्लोराइड के साथ ऐड करूं, टोसाइल मैंने भी बताया था, तो क्या हो जाएगा? ये H और Cl मिलके क्या कर देंगे? यहाँ पे HCl एलिमेंट कर देंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास? ROPS। टोसाइल के ऊपर क्या भाई? और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि दिस इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो ये टोसाइल क्या है? एक बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है,
ये यहाँ से लीव कर जाएगा और अपने पास बन जाएगा यहाँ पे R प्लस प्लस OTS नेगेटिव। इसी तरह जैसे मेरे पास मान लीजिए कोई एनीन, अब एमीन दिस NH2 इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और वेरी स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब इट इज ए पुअर लिविंग ग्रुप। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका रिएक्शन HNO2 के साथ करा, नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड लैब में फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है, फ्रीली स्टोर नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं NaNO2 को HCl के साथ रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब आपको पता ही होगा ये जो नाइट्रस एसिड है ये क्या कर देता है NH2 को N2 प्लस में कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है N2 प्लस। नो दिस इज अ बेस्ट लिविंग, मतलब एक बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप है N2 प्लस, बेस्ट लिविंग ग्रुप। क्या हो जाएगा, यहाँ से आकर R और N के सपोर्ट टूटेगा और यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा R प्लस प्लस N2 गैस। तो भाई ये बहुत बढ़िया बेस्ट लिविंग ग्रुप है क्योंकि गैसेस होता है, ठीक है, क्लियर है। तो बेस्ट लिविंग ग्रुप हम बोलेंगे इसको N2 को, यहाँ ठीक है, क्लियर है। तो मैंने बताया आपको, हमने पढ़ा यहाँ पे कि कुछ जो पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं उनको भी अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे, हमने यहाँ पे करके देखा। OH आपका एक पुअर लिविंग ग्रुप था, लेकिन अगर हम इसको प्रोटोनेशन करा दें तो OH2 इज ए गुड लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड और वाटर को अगर आप कंपेयर करें तो OH की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पानी। तो जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा वो पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है, जिसका बेसिक स्ट्रेंथ कम वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप, ठीक है, क्लियर है। इसको कॉपी करिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं SN1 रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं SN1 रिएक्शन। दिस इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। सबसे पहले हम देखते हैं इसको SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन में जो मेरे पास स्टार्टिंग बिगिन है, ये कोई भी एल्काइल हाइड्राइड होता है, जैसे मैंने ले लिया R डैश, इसको मैं H ले लेता हूँ, इसको मैं ड्यूटेरियम ले लेता हूँ, और कोई यहाँ पे X ले लेंगे। तो इसको भाई हम किसके साथ रिएक्ट करने वाले हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, किसके साथ रिएक्ट करने वाले हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो देखिए SN1 रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है, जो आपका SN1 रिएक्शन है वो दो स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव करता है, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है।
तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस लिविंग ग्रुप विल लीव, एक्स यहाँ से लीव कर जाए हैलाइड की फॉर्म, और हमारे पास देखिए क्या बन जाएगा, आर सी एच डी, एक sp2 हाइब्रिडाइज ट्राइंगल प्लेनर इंटरमीडिएट हो गया। क्या बन जाएगा, एक sp2 हाइब्रिडाइज ट्राइंगल इंटरमीडिएट बन जाएगा अपने पास, ठीक है, ये अपने पास इंटरमीडिएट बन जाएगा। अब देखिए ये जो आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज ट्राइंगल इंटरमीडिएट ट्राइंगल प्लेनर इंटरमीडिएट बन चुका है, ये प्लेनर हो चुका है। तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है, क्योंकि आपका जो इंटरमीडिएट है वो प्लेनर हो चुका है, ठीक है। एक बार मैं इसको दिखाता हूँ ये किस तरह से बन चुका है। ये कुछ इस तरह से बन चुका है, ऐसा, ठीक है। एक प्लेनर इंटरमीडिएट बन चुका है आपके पास। तो हमारा जो पहले क्या था, इसमें यहाँ पे लिविंग ग्रुप भी लगा हुआ था, तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर रहा है, लीव कर गया, तो हमारा जो इंटरमीडिएट है वो कैसा इंटरमीडिएट बन गया भाई, यहाँ पे वो आपका ट्रायंगल प्लेनर इंटरमीडिएट बन गया यहाँ पे। अब जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, देखिए ये प्लेनर है, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी अटैक कर सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल कैन बी अटैक फ्रॉम आइदर साइड, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम आइदर साइड। तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी अटैक कर सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है। तो मेरे पास देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा सी आर दिस इज एच, दिस इज डी, और एक बार न्यूक्लियोफाइल इस साइड से चिपक गया, दूसरी बार न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे सी आर एस, ये तो ये यहाँ पे आर एस, तो यहाँ पे इसका मिरर इमेज बन जाएगा, इसका मिरर इमेज बन जाएगा यहाँ पे दिस इज एच, दिस इज डी, और न्यूक्लियोफाइल लगेगा। तो क्या मिल गया मुझे 50-50% प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है, प्लस माइनस या डी और एल मिक्सचर मिल गया मुझे, रेसिडिव मिक्सचर मिल गया, 50-50% मिक्सचर मिल गया मुझे, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इंटरमीडिएट से पहले ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट से पहले ट्रांजिशन स्टेट बना होगा, तो इसके निकलने और इंटरमीडिएट के बनने से पहले यहाँ पे क्या बना होगा आपके पास, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट किस तरह से बना होगा, सी आर एच डी, और ये जो बॉन्ड है इसका धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट होगा, दिस इज डेल माइनस दिस इज डेल प्लस, दिस इज क्वाइट ट्रांजिशन स्टेट वन। और न्यूक्लियोफाइल के अटैच होने के बीच में यहाँ पे भी एक ट्रांजिशन स्टेट बना होगा, यहाँ पे भी एक ट्रांजिशन स्टेट बना होगा, दिस इज डी, दिस इज एच, दिस इज डी एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज माय ट्रांजिशन स्टेट 2। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट? इंटरमीडिएट इज जस्ट more stable,
little more stable than transition state with less energy। ठीक है, इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में ये डिफरेंस है कि इंटरमीडिएट एक ज़्यादा स्टेबल स्पीसीज होती है एज कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट। अगर ये ज़्यादा स्टेबल स्पीसीज होती है इंटरमीडिएट, तो इसकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है। हम बोल सकते हैं दिस ट्रांजिशन स्टेट इज ए शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज। ये कभी आपको रिएक्शन में दिखेगी, कभी आपको रिएक्शन में नहीं दिखेगी। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम अगर मैं यहाँ पे बनाऊं और रिएक्शन कोऑर्डिनेट, जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बनेगा। ये स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, ये लिया था हमने Rx plus V2 दिस इज माय ट्रांजिशन स्टेट 1, ये ट्रांजिशन स्टेट 2, और ये क्या है इंटरमीडिएट, और ये क्या है मेरा प्रोडक्ट बन चुका है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन गया मेरे पास RNU प्लस X net। ठीक है, क्लियर है? अब दिस रिएक्शन इज प्रोसीड बाय कार्बोकेटाइन, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि कार्बोकेटाइन विल बी रीअरेंज्ड टू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। हो सकता है यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो और रीअरेंजमेंट से एक और कार्बोकेटाइन बने, तो क्या होगा उस कार्बोकेटाइन में जब एक कार्बोकेटाइन दूसरे कार्बोकेटाइन में रीअरेंज होगा, तो यहाँ पे हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में आपको दो इंटरमीडिएट दिखे। ठीक है, जितना रीअरेंजमेंट होगा उतने इंटरमीडिएट यहाँ पे दिखेंगे आपको। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, दिस फर्स्ट स्टेप जब आपका लिविंग ग्रुप लीव करता है, दिस इज स्लो स्टेप, ये आपका स्लो स्टेप है। और ये रिएक्शन का आरडीएस ने अपने केमिकल काइनेटिक्स में देखा था कि जब एक रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन में प्रोसीड होता है, तो जो स्लो स्टेप होता है वही रिएक्शन का रेट डिसाइड करता है। तो दिस इज स्लो स्टेप एंड दिस इज फास्ट स्टेप। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इसको कॉपी करिए, फिर हम चलते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए जैसे कि आपका इंटरमीडिएट बना, यहाँ पे क्या हो जाता है रीअरेंजमेंट हो जाता है। जैसे मेरे पास मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं इसमें Rx, फर्स्ट स्टेप में क्या लिविंग ग्रुप लीव करेगा, तो लिविंग ग्रुप लीव करेगा, तो ये मेरा फर्स्ट ये क्या होगा भैया अपना फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा R प्लस। अब हो सकता है यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो, तो रीअरेंजमेंट होके ये रीअरेंज हो जाए मान लीजिए R डैश में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस इज माय इंटरमीडिएट फर्स्ट। इस इंटरमीडिएट और इस रीअरेंजमेंट के बीच में हमारा ट्रांजिशन स्टेट 2 बनेगा। अब ट्रांजिशन स्टेट 2 के बीच में जैसे कि आपका ये बन रहा है दिस इज माय इंटरमीडिएट सेकंड। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे जैसे न्यूक्लियोफाइल का टाइप, तो न्यूक्लियोफाइल का टाइप हो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास RNA, और इस R डैश प्लस पे जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो इसके और इसके बीच में एक और ट्रांजिशन स्टेट बना होगा। क्या ट्रांजिशन स्टेट R डैश और न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे के साथ अटैच होना स्टार्ट हो गए,
तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट 3, ट्रांजिशन स्टेट 3। और अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाए तो ग्राफ कुछ इस तरह से आए, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोबेबिलिटी के बीच में। अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाए तो ग्राफ कुछ इस तरह से आए, ऐसे ये अगर ट्रांजिशन स्टेट 1, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट 2, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट 3, ये इंटरमीडिएट फर्स्ट, इंटरमीडिएट सेकेंड, और ये हमारा रिएक्टेंट RH प्लस न्यूक्लियोफाइल, और ये बन गया मेरे पास R न्यूक्लियोफाइल और X यहाँ से एलाइड आयन के फॉर्म में टूट गया। तो देखिए यहाँ पे कितने ट्रांजिशन स्टेट है मेरे पास, 1 2 एंड 3। तो देख लीजिए तीन पिक आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और इंटरमीडिएट 1 2, ठीक है, तो 2, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट से बनेगा। मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से ही बनेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम कार्बोकेटाइन के वीडियो में देख चुके हैं कि अगर आपके पास कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से कोई रिएक्शन होता है तो दिस कार्बोकेटाइन विल बी रीअरेंज्ड टू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। फिर इसको कॉपी करिए, फिर हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नेक्स्ट है भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज ये रिएक्शन कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट से बन रहा था, एट दिस कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट कहां पे बन रहा था भाई, एट RDS। कहां पे बन रहा था, RDS, और हर RDS से पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था, ठीक है। वन ट्रांजिशन स्टेट, वन ट्रांजिशन स्टेट at each step, ठीक है। अब कार्बोकेटाइन से बन रहा है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दिस कार्बोकेटाइन will be rearranged to more stable carbon। जो भी आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा वो अगर उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी होगी तो कार्बोकेटाइन का क्या होगा, रीअरेंज, ठीक है। इसी तरह अगर आप काइनेटिक्स की बात करें तो काइनेटिक्स में अगर हम देखें तो जो रेट है, रेट डिपेंड करता है किसके ऊपर, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर, क्योंकि ये हमारा सोर्स है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है यहाँ से अगर हम देखें तो R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो 1, और एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, मॉलिक्यूलरिटी में क्या होगी इसकी 1, मॉलिक्यूलरिटी की क्या होगी इसकी 1। अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो क्या होता था भाई, रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा था अपने को 50-50%। इफ कार्बन इज कायरल
तो अपने को 50-50% मिक्सचर यहाँ पे मिलने वाला है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो भाई अपने को क्या मिल रहा था यहाँ पे रैसिमिक मिक्सचर। क्या मिल रहा था रैसिमिक मिक्सचर, और इसको क्या बोलेंगे रैसिमाइजेशन यहाँ पे, ठीक है। और वीक न्यूक्लियोफाइल will favor SN1 reaction। वीक न्यूक्लियोफाइल हो गए जैसे ROH H2O, इसी तरह RCOH, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन को फेवर करेंगे। इसी तरह सॉल्वेंट की अगर बात करूं तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विल फेवर SN1 रिएक्शन, ठीक है। सॉल्वेंट के बारे में भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विल फेवर SN1 रिएक्शन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेट ऑफ एल्काइल, तो एल्काइल लाइन में अगर मैं देखूं तो मेरे पास है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एंड देन मिथाइल। तो अगर हम रेट का ऑर्डर देखें यहाँ पे तो कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा भी SN1 के। देखो SN1 में फर्स्ट स्टेप क्या था आपके पास, कार्बो, उसमें कार्बोकेटाइन बन रहा था, और कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ से जब X निकलेगा तो 3 डिग्री बनेगा, ये 2 डिग्री बनेगा, ये 1 डिग्री बनेगा, और ये तो मिथाइल हैलाइड है, ये तो जनरली SN1 रिएक्शन देगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही ऑर्डर यहाँ पे रेट ऑफ SN1 रिएक्शन का भी होगा। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड और मिथाइल हैलाइड। इवन ये तो SN1 रिएक्शन देगा नहीं, नो SN1 रिएक्शन, बहुत कम, ठीक है। अनस्टेबल होता है CH3 पॉजिटिव, मिथाइल कार्बोकेटाइन जो होता है अनस्टेबल होता है, तो ये SN1 रिएक्शन देने के इसके चांस बहुत कम होते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स नोट करिए, फिर हम इसमें कुछ और फैक्टर को डिस्कस करते हैं जो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो सबसे पहला फैक्टर है आपके पास रेट ऑफ एल्काइल हैलाइड या नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल, फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और कौन सा फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है, नेचर ऑफ लिविंग, नेचर ऑफ लिविंग। तो ये सारे जो फैक्टर है SN1 रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कॉपी करिए, फिर आप डिस्कस करते हैं और मैं उनसे फैक्टर।
ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ RX या डिग्री ऑफ एल्काइल हाइड्राइड, इसको हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है डिग्री ऑफ एल्काइल हाइड्राइड। तो इसमें हमने अभी देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। ठीक है, जो आपका रेट होगा रिएक्शन का वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन का रेट भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, एक और चीज आप लोग यहाँ पे नोट बना के लिखेंगे, रीअरेंजमेंट इज ए फास्ट प्रोसेस। रीअरेंजमेंट इज ए फास्ट प्रोसेस, so it does not affect rate. रीअरेंजमेंट क्या है? एक फास्ट प्रोसेस होती है और ये रेट को अफेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो अगर ऑर्डर ऑफ RX अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, ऑर्डर ऑफ RX for SN1 रिएक्शन, जैसे अभी लिखा था भाई हमने डिग्री की बात हमने थोड़ी देर पहले हमने करी थी। 3 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड का रेट सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड का रेट उससे कम, फिर 1 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड का रेट उससे भी कम, और मिथाइल हाइड्राइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा SN1 रिएक्शन। It does not give SN1 reaction due to the formation of unstable CH3 कार्बोकेटाइन। ठीक है, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा CH3 और अनस्टेबल होता है तो इसका तो बहुत कम चांस होंगे SN1 रिएक्शन लेने। तो रेट का ऑर्डर क्या होगा? वही 321। इसी तरह अगर मेरे पास है तो कौन ज्यादा फास्ट देगा भाई SN1 रिएक्शन? फर्स्ट वाला। अगर हम रेट की बात करें ठीक है, यहाँ पे नोट बना के लिखूंगा, इस एनाइन में does not give SN1 reaction। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ये X यहाँ से लिंक करेगा तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा this benzene कार्बोकेटाइन it is highly unstable। ठीक है, हाईली अनस्टेबल। अगर ये हाईली अनस्टेबल है तो ये बनेगा ही नहीं, so does not form। तो इसका मतलब एराइल हैलाइड डज नॉट गिव SN1 रिएक्शन। इस चीज को ध्यान रखेंगे सभी, नोट बना के लिख लेंगे, एराइल हैलाइड डज नॉट गिव SN1 रिएक्शन। बाद में हम देखेंगे कि एराइल हैलाइड SN2 रिएक्शन भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन और ऑक्सीजन लिविंग ग्रुप के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है जिसकी वजह से रिलीव नहीं करता। तो एराइल हैलाइड ना तो SN1 रिएक्शन देंगे ना ही SN2 रिएक्शन देंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? इस तरह से मेरे पास है CH2
तो किसका रेट सबसे ज्यादा होगा? फर्स्ट वाले का। क्यों? जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिस पॉजिटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो अगर हम रेट की बात करें तो किसका रेट सबसे ज्यादा होगा? फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। थर्ड तो देगा ही नहीं, क्यों? यहाँ पे कोई चीज है, दिस इज विनाइल हैलाइड एंड दिस इज हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो ये भी आपका हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है, इसलिए विनाइल हैलाइड में आपका SN1 रिएक्शन नहीं देते। जैसे अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन नहीं देते हैं, वैसे ही आपके विनाइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन नहीं देंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? सेकंड फैक्टर है मेरे पास नेचर ऑफ लिविंग। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सीधी सी बात है, जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा रेट ऑफ SN1 रिएक्शन होता है यार। जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा, जितना गुड लिविंग ग्रुप होगा, उतना ही रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इंक्रीज करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास हैलोजन होंगे, कौन होंगे? हैलोजन। तो हैलोजन में अगर मैं देखूं तो आई नेगेटिव एक बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि ये पुअर बेस है। ठीक है, इसके बाद Br नेगेटिव, इसके बाद Cl नेगेटिव, इसके बाद F फ्लोराइड। तो अगर मैं अल्काइल हैलाइड के रेट की बात करूं तो Ri का रेट सबसे ज्यादा, Ri सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर Rbr उससे कम, Rcl उससे कम और Rf बहुत कम अनरिएक्टिव होगा, बहुत कम रिएक्ट करेगा। ठीक है, बहुत कम रिएक्टिव होगा, मतलब बहुत ही कम चांस है Rf के टूटने, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है अपने पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं भाई अपने पास। कौन से? एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक पोलर एम्फोटिक सॉल्वेंट। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, दिस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट will favor SN1 reaction और polar aprotic solvent will favor SN2 reaction। ठीक है, ऐसा कैसे होता है? जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड है और मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट ले लिया पोलर प्रोटिक। जैसे सबसे बढ़िया सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक में पानी। ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे देखिए पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव है उसको भी स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे कैसे, इसका नेगेटिव एंड है तो इसको पॉजिटिव एंड से स्टेबलाइज करेगा और इसको
डिस्टेबलाइज करेगा। और ये सिर्फ इसको स्टेबलाइज नहीं करता, ये इसको डिसोसिएशन में भी हेल्प करता है। और डिसोसिएशन में हेल्प करता है, और डिसोसिएशन के बाद जो भी आयन बनते हैं उनको भी स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। यहाँ पॉजिटिव है तो इसको भी यहाँ पे स्टेबलाइज कर लें, सॉल्वेंट यहाँ पे इसको स्टेबलाइज करें, नेगेटिव पॉजिटिव, और दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसी तरह इसको स्टेबलाइज करेगा। ये नेगेटिव का तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या करता है, दिस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हेल्प इन आयनाइजेशन, ठीक है। दिस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हेल्प इन आयनाइजेशन and it also stabilize ion। ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, एक तो ये आयनाइजेशन में हेल्प करता है, उसका ब्रेक डाउन नहीं करता, और ब्रेक होने के बाद जो भी आयन बनते हैं उनको भी स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा प्लस, तो ये क्या करेगा, इसको नेगेटिव आयन से स्टेबलाइज करेगा। जैसे यहाँ पे हैलाइड के ऊपर माइनस चार्ज था, तो ये क्या करेगा, इसको पॉजिटिव चार्ज के थ्रू यहाँ पे स्टेबलाइज करेगा। तो ये क्या करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आयनाइजेशन में हेल्प करेगा, और टूटने के बाद डिसोसिएशन के बाद जो आयन बनेंगे उनको भी स्टेबलाइज करने यहाँ पे करेगा, ठीक है। क्लियर है आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपने पास नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। फोर्थ और लास्ट फैक्टर है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो भाई न्यूक्लियोफाइल दो तरह के होंगे, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, एक वीक न्यूक्लियोफाइल। तो जो वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1 रिएक्शन, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे फेवर SN2 रिएक्शन। देखिए वीक न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, ये आपका जो एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है, मान लीजिए आपका वीक न्यूक्लियोफाइल, तो वीक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, पहले इस X को यहाँ से निकलने देगा, इस X को यहाँ से निकलने देगा, फिर उसके बाद जो भी यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है उसके ऊपर सेकंड स्टेप में अटैक। तो वीक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जो भी RX के बीच का बॉन्ड है पहले लिविंग ग्रुप को बड़े आराम से निकलने देगा, जैसे ही लिविंग ग्रुप निकल जाएगा उसके बाद अटैक करेगा। लेकिन अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करता है भाई, ये इस लिविंग ग्रुप के निकलने का वेट नहीं कर सकता, ये क्या कर देता है, सीधा ही पीछे से अटैक कर देता है, बैक साइड से। तो बैक साइड से अटैक कर देगा, ये वेट नहीं करेगा लिविंग ग्रुप के निकलने का, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सीधा ही झपट जाएगा इस एल्काइल हैलाइड के ऊपर, और आपके पास यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल RX, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका SN1 रिएक्शन है उसको वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर करता है, और SN2 रिएक्शन को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर करता है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए।
ठीक है, क्लियर है? तो चलो कुछ एग्जांपल करते हैं इसमें। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, एक्वस AgNO3, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी, एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर SN1 रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? तो जैसे मेरे पास है एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, CH3CH